विद्यार्थीगण, आप सभी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित होने पर बधाई। और इसे आप सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करें, क्वालिफाई करें इसमें मेंस के लिए। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको निसंदेह ये महसूस हो रहा होगा कि पेपर काफ़ी आसान आया है, अच्छा गया है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे पेपर अच्छा आता है, इजी आता है, हमको अच्छे का मतलब क्या है, पेपर इजी आया है, अगर इस संदर्भ में लेते हैं तो ये याद रखिएगा, इससे कंपटीशन बढ़ जाता है। एनीवे, मैं आपको यहाँ पे दो चीजें डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो पूरा प्रश्न पत्र में डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक क्या इसके आंसर्स होना चाहिए, जो सोर्सेस के ऊपर आधारित रहेंगे मेरे आंसर्स। नंबर 2, इसमें कट ऑफ मार्क्स की क्या उम्मीदें करें हम कैटेगरी वाइज। तो लेट अस कम टू डिस्कस दी एमपीपीएससी प्री फर्स्ट पेपर। ये एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो परमहंस मंडली, आपको बता दें, पुनर्जागरण आंदोलन में जिस तरह से राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं, उत्तरार्ध में जो उनकी आत्मीय सभा है, ब्रह्म समाज है, इसका योगदान। लेकिन जैसे ही उत्तरार्ध फिनिश होने जाता है 1849, परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र के मुंबई में की जाने लगती है। महाराष्ट्र इस पुनर्जागरण का एक केंद्र, जो पश्चिमी तट पे महाराष्ट्र और पूर्वी तट पे कोलकाता। खैर, परमहंस मंडली की स्थापना दादा रामचंद्र शास्त्री, जो पांडुरंग जिनको कहा जाता है दादोबा पांडुरंग शास्त्री, उन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में की थी। और उनके साथ महादेव गोविंद रानाडे भी थे, आरजी भंडारकर जी भी थे, अंडर आरजी भंडारकर, जिन्होंने अशोक का पूरा इतिहास शिलालेखों पर लिखा है। तो ये महाराष्ट्र परमहंस मंडली की स्थापना की। आपको बता दें, परमहंस मंडली यानी उन लोगों की मंडली थी जो परमहंस यानी जो हमारे रामकृष्ण आचार्य रहे हैं, कोलकाता माता काली के पुजारी, दक्षिणेश्वर महाकाली के पुजारी, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने ही परमहंस के अनुयायी उन्होंने परमहंस मंडली बनाई थी। इन्होंने ही आगे जाके उत्तरार्ध के प्रारंभिक 2 दशकों में बहुत ज्यादा पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। इसको मेंस में आपको पुनर्जागरण जब पढ़ाऊंगा, जब डिस्कस करूंगा। परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में होती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष? आपको एक और बात बता दूं, ये परमहंस मंडली में से ही जो महादेव गोविंद राणा जस्टिस रहे हैं, उन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, वो भी महाराष्ट्र में। खैर, ये इस तरह के क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, इस पेपर का एनालिसिस करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि एक एक ऑप्शंस के ऊपर 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आगे जाके फ्रेम हुए हैं। ऐसे बहुत 6-7 क्वेश्चंस ऐसे हैं। खैर, महाराष्ट्र में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष? 1336 में इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। मोहम्मद तुगलक ने उनको विद्रोह दबाने के लिए दक्षिण में भेजा था। उन्होंने अपना ही गुरु, जो विद्यारण्य गुरु थे, उनके प्रेरणा से उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की एक हिंदू साम्राज्य के रूप में दक्षिण भारत में, जब वहां पे मुस्लिमों का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था, तो उन्होंने उसके विरुद्ध हिंदुत्व उसको जगाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए अपने गुरु की प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में इन दोनों भाइयों ने, हरिहर बुक्का जो संगम के थे, संगम उनके पिता थे, इसीलिए उनके वंश का नाम संगम वंश कहलाया। भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति को शुरू हुआ था 7-8 अगस्त की दरमियानी रात शुरू हुआ था। तो ये 7 अगस्त 12 बजे तक, ये 12 बजे के बाद, लेकिन 7-8 दरमियानी रात बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन इज द 7 अगस्त 1942। पोथी पड़पड़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पड़ा सो पंडित खोई। जो हमारा मध्ययुगीन पुनर्जागरण था, मध्ययुगीन पुनर्जागरण में जो भक्ति आंदोलन से प्रेरित था, जिसमें कबीरदास जी, रैदास, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास जी, मीराबाई, ऐसे बहुत सारे जो हमारे संत आचार्य गुरु हुए, उन लोगों ने जो भी, जैसे कबीरदास जी ने जो भी ये दोहे कहे, उनका संकलन किया गया बिजक। तो एक दोहा ये है, पोथी पढ़ जगमुआ, कबीरदास जी की जो वाणी है, वो आप सब लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती। नील के आधार पर 2 आंदोलन हुए। 1859-60 में एक नील विद्रोह हुआ था, विश्वास बंधुओं ने किया था, और फिर इसके बाद भी बंगाल काश्तकारी अधिनियम, टेनेंसी एक्ट पारित होने के बाद भी ये वहां पर जारी था छुटपुट तरीके से। इसके विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह यानी नील 3/20 भाग, 3 कठिया पद्धति, आपके खेती के सबसे महत्वपूर्ण 3/20 भाग पर 3 कठिया यानी 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य होती थी,
जबरदस्ती होती थी, एडवांस दे देते थे यूरोपियन व्यापारी, कुछ महाजनी भी इसमें शामिल थे, और इस तरह से एक शोषण था, जमीर जो है उनकी वो बंजर होने लगती थी। तो 3 कठिया प्रणाली जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए जानी जाती थी। 3/20 भाग इसका अर्थ था। संथाल विद्रोह के मुख्य ने संथाल, छोटा नागपुर जो अभी वर्तमान में झारखंड से लेके आप उड़ीसा, निचले उड़ीसा तक आप जाएंगे तो पूरा छोटा नागपुर है, जहां पर जनजातियों का बाहुल्य, उसमें महत्वपूर्ण जनजाति संथाल है। जो भारत की 3 महत्वपूर्ण जनजाति है, सबसे पहले भील, फिर गौड़, तीसरी संथाल। इसे के सिद्धू और कान्हू 2 नेता थे। ये नील विद्रोह के 5 साल पहले की बात है। 1855-56 में ये नील विद्रोह, ये संथाल विद्रोह जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजों के अत्याचारी कानूनों के खिलाफ, वन माफियाओं के ठेकेदारों के द्वारा वनों का अनादुन शोषण और वहां की जनजातियों के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों से उत्तेजित होकर यह विद्रोह हुआ था। इसको पूरी तरह से नृशंसतापूर्वक अंग्रेजों ने जितने भी आंदोलन है हमारे आदिवासियों के, कुछ गैर आदिवासियों के, इनको नृशंसतापूर्वक कुचला था। एनीवे, प्रार्थना समाज की स्थापना मैंने जैसा आपको बताया महादेव गोविंद राणा ने 1867 में महाराष्ट्र मुंबई में की थी। अब आप देखिए ये क्वेश्चंस किस तरह से दोनों रिलेटेड होते हैं। तो एक क्वेश्चन पेपर सेटर एक क्वेश्चंस को फ्रेम करते समय जो स्टडी मटेरियल, जो भी मटेरियल उसके सामने, उससे यानी मास्टर स्ट्रेटजी में आई डिस्कस एवरीथिंग, और आप पाएंगे वो स्ट्रेटजी। आप देखिए माहेश्वरी, मुकेश माहेश्वरी ऐप को डाउनलोड कीजिए। मैंने मास्टर स्ट्रेटजी आई ऑलरेडी डिस्कस्ड earlier 15 days earlier to the examinations and it was very perfect and very to the point. तो जिसने भी whoever followed my strategy definitely they find yes most comfortably they go through the examinations and definitely they will get good results. निम्नलिखित स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है। देखिए अजंता में बौद्ध, अजंता, एलोरा, बाघ, अजंता तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता बाघ जो गुफाएं हमारी धार डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के सांची जो है वो रायसेन जिले में है, लेकिन यहाँ बौद्ध गुफाएं नहीं। यहाँ पर हमारा स्तूप है, भारत का सबसे ऊंचा स्तूप, और दूसरा यहाँ पर बहुत सारे तोरण द्वार हैं जिनके ऊपर जातक कथा है, जिनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आगे आने वाला है। मैंने बताया बहुत सारे ऑप्शंस दे आर क्रिएटिंग फॉर फर्दर मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो किस तरह से उनका रिलेशंस, कनेक्शंस हो रहा है और आने वाले क्वेश्चंस के लिए। सांची जो है वहां पर बौद्ध गुफाएं नहीं है, बलसार में वो बौद्ध गुफाएं। अब देखिए ये महाराष्ट्र में भी है और गुजरात में भी। खैर, लेकिन ये जो है महाराष्ट्र की बात हो रही है। तहकीक हिंद किताब के लेखक तहकीक अल-बरूनी, अगेन आई एम रिपीटिंग माई वन ऑफ द फैक्ट्स ऑन माई एनालिसिस। क्या कि अल-बरूनी यहाँ तहकीक हिंद, किताबुल हिंद भी कहते हैं। ये 10वीं शताब्दी में किसके साथ? अल-बरूनी बहुत पहले भी आ चुके हैं, महमूद गजनवी के साथ में ये आने वाले, उनके दरबारी थे मध्य एशिया में। उनकी सबसे बड़ी सुशोभित विद्वानों की सभा हुआ करती थी, उसमें एक वन ऑफ दिस स्कॉलर वाज अल-बरूनी। तहकीक हिंद लिखता है जिसमें भारत की कहानी है, हिंदुस्तान की कहानी है, उस समय की जो दशाएं सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, उनका इसने वर्णन करने की कोशिश। अल-बरूनी तहकीक हिंद, यही अल-बरूनी आगे गांगेय देव, एक और क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, वी आर कमिंग टू दैट क्वेश्चन एंड पॉइंट। अल-बरूनी ने तहकीक हिंद किताब की रचना की थी, महमूद गजनवी के साथ ये आए थे। परंपरा के अनुसार अलवार नैनार ये टू ग्रुप ऑफ सेंट्स आर देयर। एक ग्रुप जो है जो शैव को, दक्षिण भारत शैव मत के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जैसे जैनियों में जो है दिगंबर के लिए दक्षिण भारत बहुत प्रसिद्ध है, कर्नाटका, श्रवणबेलगोला। ऐसे ही शैव मत के लिए हिंदू के जो 2 सेक्ट्स हैं, शैव और वैष्णव, शैव का गढ़ जो है दक्षिण भारत रहा है। वहां पे शैव संतों को नैनार कहा जाता था, जिनका बहुत ज्यादा प्राबल्य है। नैनार, फिर वहां पे जब वैष्णव संत आए उनको अलवार कहा जाना। इन दोनों में बहुत ज्यादा खींचातानी थी, एक दूसरे के से झड़प भी करते थे, वाद विवाद, बौद्धिक वाद विवाद वगैरह, ये भी सब टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली नैनार की संख्या ज्यादा थी, अलवार की कम थी, आपको पता होना चाहिए। एनीवे, तो अलवार और नैनारों की संख्या 12 और 63 है। 11वां क्वेश्चन, किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी? तो मेघालय इज द आंसर। इसमें कोई ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 2011 की जो सेंसस है उसका डाटा है। सिवा मिकांग नदी, जिस तरह से भारत में गंगा है उसी तरह से हमारे पूर्व में जो देश हैं, जैसे म्यांमार है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब जो देश हैं, तो इनमें से इन देशों में से गुजरने वाली जो नदी है
वो मेकांग कहलाती है, बांग्लादेश से नहीं गुजरती। बांग्लादेश में तो हमारी गंगा जाती है जो पद्मा हो जाती है वो, लेकिन मेकांग जो है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सब एक ही भूभाग के हिस्से रहे हैं अलग अलग। वहाँ पे वियतनाम जब युद्ध हुआ था 1967 में, आप देखेंगे तो ये सब आपस में किस तरह से फ्रेंच कॉलोनीज थी ये, जहाँ पर युद्ध हुआ था, और अमेरिका ने जब उसके पक्ष में फ्रेंच के पक्ष में अपनी सेना डाली थी, रशिया ने वियतनाम के हो चिन मिन को सपोर्ट किया था, तो किस तरह से वर्ल्ड वार हुआ था, एक मतलब एक छोटे स्तर पर एक बहुत बड़ा वार हुआ था। खैर, बिल क्लिंटन वाज द फर्स्ट जो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से जो नुकसान हुआ। अब देखिए 2011 की जनगणना में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर, फीमेल लिटरेसी रेट इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आप देखिए इसमें केरल नहीं है, सबसे ज्यादा केरल में, केनिगो आप याद रखिए, केरल, मिजोरम एंड गोवा। तो यहाँ पे मिजोरम केरल के बाद मिजोरम है, तो इन चारों में से कौन सा है? आप ढूंढेंगे कि भाई केरल तो है, केरल सबसे ज्यादा कहाँ है भारत में, सबसे ज्यादा किस राज्य में, वो क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य में, तो इन निम्नलिखित में तो सबसे ज्यादा मिजोरम में है, तो मिजोरम इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चंस को कैसे समझना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है, आप देखिए एमसीक्यू अभी तक बहुत ज्यादा बड़ी कमी थी, पहले मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कमी थी, मैंने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान डाला, 2006 से आज तक चल रहा है, अपडेटेड मोड में आता है। और ये देखिए मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कैसे पढ़ें, दिस स्ट्रेटजी इज टू बी फॉलोड बिफोर गोइंग टू इंटायर कंटेंट्स। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का सही तरीका, प्रश्नों की प्रकृति को समझे, विकल्पों की प्रकृति को समझे, प्रश्न की प्रकृति और विकल्प की, कभी कभी प्रश्न को समझने के लिए विकल्प पढ़ना पड़ता है, तब जाके प्रश्न समझ में आता है। खैर, तो एक गलत कथन है, किसने से होकर नहीं गुजरेगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव टू एस्पेक्ट्स रहते हैं किसी भी क्वेश्चंस के, ठीक है, उसमें निगेटिविटी है पॉजिटिविटी है, वैसे देखना पड़ेगा, तब आप विकल्प पे जाएंगे तो सही आंसर्स तक पहुंच पाएंगे। एनीवे, तो यहां पर अब देखिए ये आपके क्वेश्चंस, नॉर्थ 90 ईस्ट रीच 90 डिग्री पूर्व रीच निम्नलिखित किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर इज द आंसर। एशिया में निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड नहीं है? जैसे मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड है इन द सेंस कि इसका कोई कोस्टल एरिया नहीं है, हमारे समुद्र तट नहीं पाया जाता है, हम लैंडलॉक्ड है। तो ऐसे ही जो है इनमें से नेपाल लैंडलॉक्ड है, थाईलैंड नहीं है, लाओस है, भूटान है, थाईलैंड लैंडलॉक्ड नहीं है। आप देखेंगे जब आप नक्शा उठाएंगे आप देखेंगे कि वहां पे वो लैंडलॉक्ड नहीं है थाईलैंड, ठीक है। एनीवे, अब 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली आपको देखना चाहिए, नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही सही कथन कौन से है ये देख लो आप। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, आपको मालूम है विंड पावर में, रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार जोर दे रही है। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे है जिसमें भारत और मध्य प्रदेश में संभाव्य जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उनकी क्या स्थिति है, रैंक वाइज भी दी है कि भारत में किस राज्य की क्या रैंक है, मध्य प्रदेश की क्या रैंक है, किस संभाव्य मतलब भविष्य में क्या हो सकेगा, एस्टिमेटेड जो अभी कैपेसिटी, पावर कैपेसिटी है रिन्यूएबल सेक्टर, वो इकोनॉमिक सर्वे में भी कही गई है, दिखाई गई है अभी 2023 का। और मैंने अपनी करंट्स में जो है स्पेशल करंट्स, इसमें आप देखेंगे 2024 का भी एडिशन में डाल चुका हूँ, उसमें मैंने सब एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन माय इकोनॉमिक सर्वे। एनीवे, तो यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है, तो भारत में पवन ऊर्जा क्षमता महत्वपूर्ण हुई है, लगातार हो रही है सभी क्षेत्रों में। गुजरात में देश की पवन ऊर्जा क्षमता का 22%, इट इज आल्सो करेक्ट। तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की पवन ऊर्जा क्षमता का 24% थी, करेक्ट। पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, पवन ऊर्जा क्षमता में हमारा तीसरा स्थान नहीं है, 5वां था 2021 में, और 2022 में भी इकोनॉमिक सर्वे देख रहा हूं कि उसमें 7वां हो गया है। एंड दिस फैक्ट इज मेंशन्ड इन माय लेटेस्ट एडिशन 2024। 2023 में आपको मिलेगा कि इट इज 5th रैंक्ड स्टेट और इसमें 7th रैंक्ड स्टेट, और मैंने लिखा है क्लियरली इट इज मेंशन्ड। एनीवे, और आपको कहां कहां से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के कहां कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ये 16 नंबर क्वेश्चन पवन ऊर्जा क्षमता वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान आप देखेंगे, उसमें भी मैंने पेज नंबर 230 पे प्रश्न क्रमांक 61 देखिए, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जो मुकेश माहेश्वरी की थ्योरी वाली बुक मैंने आपको बताई, इस बुक में देखेंगे तो पेज नंबर 242 पे यू विल फाइंड दिस डाटा, ठीक है। पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश का क्या स्थान है,
भारत में लोहा इसके संबंध में इनसे कौन सा कथन सही नहीं? हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहा इसके भंडार है। यस, वर्ल्ड का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन इज फाउंड इन इंडिया, और वो भी कहाँ पे है? हमारा जो राजनांदगांव, दिल्ली राजहरा, इसके बाद दंडकारण्य यानी बस्तर वाला क्षेत्र से लेकर मयूरभंज की खदानों तक आप देखेंगे कि हमारे हेमेटाइट मैग्नेटाइट के एस के भंडार है। ये सबसे प्योर हेमेटाइट पाया जाता है, मैग्नेटाइट पाया जाता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। सिडराइट वगैरह भी पाया जाता है, लेकिन यह सबसे प्योरेस्ट, इसीलिए हमारे यहाँ का जर्मनी जापान को बेलाडिला, एक समझौते कहते हैं बेलाडिला का, जो आयरन और निकलता है वो वहां भेजा जाता है। एनीवे, और ये सबसे ज्यादा संचित भंडार जो है, नो डाउट झारखंड में सबसे ज्यादा 33% के आसपास है, ओडिशा में लगभग 25% है, ये सब मिला के 62% हो जाता है, इसलिए ये 80% नहीं है। ये दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। कर्नाटक राज्य में बेल्लारी, यस, दक्षिण में आप जाएंगे तो कर्नाटक सबसे महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में बेल्लारी जिला और चिकमंगलुरु जिला, चिकमंगलुरु जिले में कद्रेमुख खदान है, जिसमें पानी वानी भरने की कुछ समस्याएं भी आपने पढ़ा होगा, 1 साल पहले समस्या आने लगी। मयूरभंज जिले का लोहा इसमें ओडिशा महत्वपूर्ण, यस, जैसा मैंने आपको बताया, ये सब छोटा नागपुर का जो प्लेट है, जो रांची से लेके नीचे मयूरभंज राउरकेला तक जाता है, यानी झारखंड से लेके उड़ीसा तक, ये पूरी भागलपुर की जो पट्टी है आप देखेंगे वो पूरी अयस्क से भरी हुई है, जिसमें कोयला, लोहा, ये सब है। एनीवे, तो यहाँ पे दिस इज द रॉन्ग, कौन सा कथन सही नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है, बाकी सही है। 2020-21 में कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? आपको बता दें, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। पिछले साल 1-2 साल से गुजरात में कुछ प्रॉब्लम मूंगफली के उत्पादन को लेकर हुई है, ठीक है, लेकिन मूंगफली इसके बाद, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, तो गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस जो है वो अफ्रीका का पर्वत है एटलस। सुंदरवन तो आप जानते ही हैं, वहां पे तटीय ज्वारी वन पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी हमारे यहाँ पे है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली, वो भी हमारे असम में ब्रह्मपुत्र पे है। ब्रह्मपुत्र जो हमारी सबसे बड़ी नदी है, उसके ऊपर मजूली द्वीप है, नदी द्वीप, और दूसरी बड़ी नदी जो गंगा है, उसके ऊपर ज्वारी वन, सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है, जो ज्वारी वन है, ठीक है। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को क्या कहते हैं? इट इज एक्चुअली, दिस इज ए प्योर जॉइंट। प्योर जॉइंट जो है एटलस और एक्सिस के बीच का प्योर जॉइंट होता है, लेकिन ये सोनोवियल जोड़ कहलाता है, ठीक है। परिवर्तित बीटी बैंगन आपने देखा होगा, बीटी बैंगन, बीटी जो बीज है, बीटी है ना, इनको लेकर जो है काफी हमारे यहाँ पर विरोध हुआ है। क्यों? टर्मिनेटिंग बीज होते हैं ये, और इनको बनाया क्यों गया है, किस लिए बनाया गया है, इसकी खासियत क्या हो सकती है? उत्पादन बढ़ेगा, साथ में ये सूखा प्रतिरोध भी होता है, इससे कीट प्रतिरोध भी होता है इससे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कीट प्रतिरोध, ठीक है। अपने आप में इसमें ऐसे जीन होते हैं कि ये कीटों का प्रतिरक्षण करता है, कीटों से फसल का। कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक है? तो विटामिन के थ्रोम्बोसाइट्स बनाता है, जो खून का थक्का जमाने में सहायता करता है, ठीक है। ये सब आप देखेंगे विज्ञान पर्यावरण जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, उनमें ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस यू विल फाइंड, यस दीज आर अवेलेबल। छोटी छोटी किताबें, आप इनमें जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये सब क्वेश्चंस तो इन छोटी किताबों में से ही आए, चाहे भारतीय इतिहास हो, सामान्य ज्ञान विश्वकोश हो, इन सब से जो है आप छोटे छोटे, दिस इज द ब्रह्मास्त्र, 6-7 किताबें, इनको आप पढ़ लो तो इंटायर सिलेबस, मैंने मास्टर स्टडीज में बताया था कि आपको क्या करना है। सिर्फ 3-4 किताबें, मध्य बेस, सामान्य ज्ञान और ये पढ़ना है, और साथ में आपको जो सॉल्व पेपर्स है हमारे, उन सॉल्व पेपर्स को, जो 22 साल के सॉल्व पेपर्स हैं, उनको छुड़ा लीजिए। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस अधिकांश हो जाएंगे, एक करंट्स पढ़ना पड़ेगा आपको, कोई भी मैगजीन से पढ़ सकते हैं, लगातार पेपर पढ़ते रहिए, उसी से होता है अच्छा करंट तैयार। खैर, वो क्षेत्र जो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य में 2 इकोलॉजिकल जो जोन्स हैं उनके बीच में एक इकोटोन जोन क्रिएट होता है, दिस इज द बफर। और अब देखिए 25 जैव विविधता का तब हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये, तो ये हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है, जो ऊपर कोकण से लेकर नीचे मालाबार का जो पूरा निचला स्तर है, पश्चिमी घाट वाला सह्याद्री पर्वत जो है, वो सब इसके पार्ट है। ये सब पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। हमारे यहाँ पे भी 3 जैव विविधता स्थल है,